मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप मास्क जरूर पहने। केसेस जरूर घट रहे हैं लेकिन खतरा टला नहीं है, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है। श्रीनगर में साजिश हुई है नाकाम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बम को किया गया है डिफ्यूज। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूरे इलाके को सुरक्षा बल की तरफ से घेर लिया गया है। जानकारी है कि एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। श्रीनगर में बम को डिफ्यूज किया गया है। बम मिलने पर उसे डिफ्यूज किया गया श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर का ये श्रीनगर जहां पर सुरक्षा बल की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस सब के बीच आपको जानकारी दे दें, ये बड़ी साजिश थी, बड़ी साजिश जिसको नाकाम कर दिया गया। श्रीनगर में इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक बड़ी साजिश को कर दिया गया नाकाम उस वक्त जब इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से। श्रीनगर में किस तरीके से बम को सुरक्षा बल ने डिफ्यूज किया और एक बड़ी साजिश इसी के साथ नाकाम कर दी गई। तो किस तरीके से इसे डिफ्यूज किया गया, बताया जा रहा है कि बम यहां से बरामद हुआ था और उसके बाद इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया, इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी, एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो ये बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें वहां से जो सामने आई हैं उस वक्त की जब इस बम को डिफ्यूज किया गया। लेकिन बड़ी एहतियात के साथ इस बम को डिफ्यूज किया गया। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो ये बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। इसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। सुरक्षा बल को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी और इस सब के बीच जब ये जानकारी मिली कि बम यहां मिला है, बम बरामद हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ पूरे इलाके को घेरने के बाद इस बम को डिफ्यूज करते नजर आए। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी साजिश थी श्रीनगर में और इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। बम बरामद हुआ और उसके बाद इस बम को सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर कर डिफ्यूज कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये तो एक बड़ी साजिश थी, हालांकि सुरक्षा बल की तरफ से इसको नाकाम कर दिया गया। देखिए, ये श्रीनगर का एरिया है गायत्री, ये नटीपुरा का एरिया है, खानपुरा का एरिया है, जहाँ पे ये डिटेक्ट हुई थी आईडी। सुरक्षा बलों फौरन जो है उन्होंने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म किया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए डिफ्यूज कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहा जा सकता है अगर ये ब्लास्ट हो जाती तो किसी को भी निशाना बनाया जाता। नॉर्मली अगर मिलिटेंट कहीं पे आईडी रखते हैं तो निशाना यही होता है कि सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाए। तो ये कहा जा सकता है एक बड़े हादसे को फिलहाल टाला गया है। रिफत, लेकिन ये साजिश कितनी बड़ी थी? देखिए, ऑब्वियसली अगर ये आईडी जो है ट्रिगर होती और कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी निशाने पे होती तो काफी नुकसान हो सकता था। तो ये ऑब्वियसली जो है बड़ी जो है एक खबर बन सकती थी, क्योंकि नॉर्मली टारगेट यही रहता है उनका कि कहीं पे आईडी ये सड़क के साथ में रखें और उसके बाद अगर सुरक्षा बलों की कोई भी गाड़ी वहां से चलती है ट्रिगर किया जाता है आईडी को ताकि नुकसान पहुंचाया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन आपको मालूम है कि आरओपी जो होती है, रोड ओपनिंग पार्टी, जगह जगह पे सीआरपीएफ की है, आर्मी की है, उनके पास जो है आईडी डिटेक्टर्स होते हैं। वो जब भी कहीं पे रोड पे वो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उनको आवाज आती है, बीप आ जाता है और उनको पता चलता है कि कहीं इस एरिया में आईडी रखी गई है। तो यही वजह है कि आईडीज को डिटेक्ट किया जाता है। हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 4-5 आईडीज जो हैं वो डिटेक्ट की गई और उसके बाद डिस्पोज ऑफ की गई और कुछ रॉकेट्स भी, पुराने रॉकेट्स देखे गए कुपवारा में और बारामूला के एरिया में, कुंजर में, उसको भी डिस्पोज ऑफ किया गया। रिफत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें और ये बता दें कि साजिश बहुत बड़ी थी। लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बना रहे हैं आतंकी, लेकिन सुरक्षा बल भी इस पूरी साजिश को नाकाम कर रहे हैं। और ऐसी ही एक साजिश जो सुरक्षा बलों के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ रची गई थी, उस साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। उस वक्त जब डिटेक्टर की मदद से सुरक्षा बल के हाथ बॉम्ब लगा, अगर इस साजिश को नाकाम नहीं किया जाता वक्त पर तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सुरक्षा बल क्योंकि लगातार आतंकियों के निशाने पर है और इस सब के बीच एक और साजिश जब सुरक्षा बल के खिलाफ रची गई थी आतंकियों की तरफ से, तो उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। और उसी की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल को बम बरामद हुआ और उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। रिफत लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं।
संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संदीप, अब ये कितनी बड़ी साजिश, देखिए रिफत बता रहे हैं कि इस बार भी सुरक्षा बल को टारगेट करने की कोशिश थी, वो तो वक्त रहते उसको नाकाम कर दिया गया। गायत्री, देखिए पुलवामा हमले के बाद से लगातार भारतीय सेना ने अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया। हालांकि पहले भी एसओपीज होती थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही जो है सारी कार्रवाई की जाती थी। कोई भी बड़ा कॉन्वॉय मूव होता था तो आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी निकाली जाती थी। वो रोड के इर्द गिर्द जो है लगातार चलते हुए किसी भी ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइस को ढूंढते हैं और उसके बाद उसको निष्क्रिय करते हैं। क्योंकि आईडी जो है वो इस वक्त सबसे घातक हथियार के तौर पर आतंकी इस्तेमाल में ला रहे हैं, क्योंकि इससे दो फायदे आतंकियों को ज्यादा नजर आते हैं कि एक तो उनकी अपनी कैजुअलिटी होना कम हो जाता है, क्योंकि ये चुपचाप से आईडी लगा के भाग जाते हैं और उसके बाद जैसे ही कोई कॉन्वॉय आता है तो उसको ट्रिगर किया जाता है। तो और इसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पुलवामा में देखा। और जिस तरीके से भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चला और जारी है और उससे लगातार जो आतंकी मारे जा रहे हैं, और ऐसे में उनका जो बेस है वो बेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, टॉप लीडरशिप आतंकियों की जा चुकी है। तो ऐसे में जो लगातार जो है मोराल जो है आतंकियों का कम हो रहा है उस पूरे इलाके में, क्योंकि भारतीय सेना ने इस तरीके से जो है पूरे उस जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादियों का सफाया किया है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई एक ऐसी बड़ी वारदात कर दी जाए या घटना को अंजाम दे दिया जाए तो जो डरे सहमे जो इनके जो आतंकी जो मॉड्यूल के लोग हैं उनको दोबारा से चार्ज किया जा सके। तो इसी तरीके से जो है ये आईडी जो है लगातार आईडी का हमला जो है वो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चूंकि सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हैं। और ऐसे में लगातार जैसे रिफत भी बता रहे थे कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत बड़ी मात्रा में जो है हथियार भी पकड़े गए हैं, और साथ ही जो आईडी है जो कि भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए खास तौर पर सड़कों के किनारे लगाई जाती है, वो भी पकड़ी जा रही है। कंट्रोल मैनर में जो है उसको डिफ्यूज किया जाता है, कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए उसको खत्म किया जाता है। ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पे, ये उसी का एक जो है एग्जांपल है कि किस तरीके से आईडी को चारों तरफ से रेत की बोरियों से ढक के उसके बाद कंट्रोल मैनर में उसको ब्लास्ट किया गया ताकि उसके आसपास किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो एसओपीज है इस पे काम कर रही है, लेकिन आतंकी इस वक्त पूरी तरीके से उनकी जो हिम्मत बिल्कुल जमीन पे है और वो बिल्कुल भी जो है किसी भी तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और लगातार पाकिस्तान में बैठे उनके आका प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए ताकि हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा बल की, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बड़ी कोशिश होती है कि किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एहतियात बरतते हुए, क्योंकि एक बड़ा प्रयास होता है इस तरीके से बम को डिफ्यूज करना, बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। उसको लेकर हम रिफत से भी जानकारी लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखनी बहुत जरूरी है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, लगातार सुरक्षा बल पाकिस्तान की तरफ से रची गई आतंकियों द्वारा साजिश को नाकाम कर रहे हैं। और इसी तरह की ये साजिश श्रीनगर में उस वक्त रची गई थी जहां पर बम लगाया गया था। लगातार सड़क किनारे इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की आतंकियों की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी मुस्तैदी के साथ वक्त रहते इस तरह की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो आतंकी हैं पहले चुनौती देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब भाग जाते हैं बम लगाकर, लेकिन उसको भी नाकाम कर दिया जाता है। बड़ा प्रयास। रिफत आप बताइए जरा कितना वक्त लगा, क्योंकि ये बड़ी कोशिश होती है, बड़ा साहस होता है इस तरीके से तमाम एहतियात बरतते हुए बम को डिफ्यूज करना। देखिए जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि आरओपी जो होती है वो सीआरपीएफ की भी होती है, आर्मी की भी, यानी रोड ओपनिंग पार्टी। जब वहां पे डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं सड़क पे हर जगह पे, उसके बाद ही किसी कॉन्वॉय को चलने की इजाजत तो नहीं गुजरती है, लेकिन सुरक्षा बलों की गाड़ियां अक्सर गुजरती हैं। तो जब भी कहीं पे मिलिटेंट आईडी प्लांट करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, और ये भी एक ऐसी कोशिश हो सकती थी। लेकिन जो आईडी डिटेक्टर्स हैं वो बीप कर जाता है, यानी डिटेक्ट कर जाता है आईडी को, और उसके बाद ही रुका जाता है और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया जाता है। या कहीं पे अगर कोई बॉक्स मिलता है अनअटेंडेड होता है। जी रिफत आप हमारे साथ बने रहिए, संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, लेकिन जो आतंकियों की मॉड्यूल है, जो आतंकी संगठन है, इस तरीके से जब, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं, लेकिन उन साजिशों को नाकाम किया जा रहा है, क्या कोई असर पड़ता है, टूटता है आतंकियों का मनोबल?
देखिए आतंकियों का मनोबल तो अब बचा ही नहीं है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ी है, उसके बाद जो है उनकी बिल्कुल भी ऐसी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आमने सामने जो है इस तरीके की कोई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। कई बार देखा गया है कि स्टैंड ऑफ फायर करके वो भाग जाते थे, लेकिन वो भी अब करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल जो है वो साथ के साथ जो है उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। खास बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही जो है सेना प्रमुख जो है 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों के बारे में जानकारी ली थी। इंटरनल जो है जानकारियां जो है उन्होंने ली थी, किस तरीके से जो मॉड्यूल है और जो OGWs हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, किस तरीके से उनके पूरे नेटवर्क को क्रश किया जा रहा है, इसका पूरा डिटेल जो है जम्मू कश्मीर में जाकर खुद जो है सेना प्रमुख ने लिया था। और उसके बाद जो है जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता की जो है मारा गया उनको, उसके बाद आज ये जो है अटैक करने की कोशिश की गई थी आईडी से और उसको डिफ्यूज किया गया। सीधे तौर पर ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अपने आतंकी जो ऐसे मॉड्यूल है जो कि इस वक्त डरे सहमे बैठे हुए हैं और जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जो है बाहर आ सके, खास तौर पे कि इनके पास ना तो हथियार बचे हैं ना पैसे बचे हैं। तो ऐसे में अब ये ये इस तरीके के छोटे छोटे आईडीज हैं, इसका इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो करना चाहते हैं। आरोपीज जो है, क्योंकि पुलवामा के बाद से कई सारे एसओपीज को बदला गया है। जब भी इस तरीके के रोड्स पे, जब खाली सुनसान रोड पे जब भी कोई कॉन्वॉय निकलता है, उससे पहले ये बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जाती है कि उस कॉन्वॉय निकलने से आधा घंटा पहले पूरे जो रूट को दोनों तरफ से, पूरे रास्ते को दोनों तरफ से जो है सैनिटाइज किया जाता है, चेक किया जाता है मेटल डिटेक्टर से कि कहीं कोई किसी तरीके का आईडी या कोई ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट जो है उस रोड के आसपास ना पड़ा हो। जैसी उस मेटल और साथ ही जो है स्नीफर डॉग्स भी उस वक्त जो है रोड ओपनिंग पार्टीज में होते हैं, जो कि लगातार आगे चलते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि किसी तरीके का कोई ऐसा जो विस्फोटक तो नहीं है। उसके बाद जब तक पूरा रूट क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है कॉन्वॉय को मूव नहीं किया जाता। साथ ही कॉन्वॉय मूव करने का एक अलग तरीका भी कर दिया गया है। जब भी कॉन्वॉय कोई मूव करता है तो उसमें जो है जो कॉन्वॉय के साथ किसी भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाता है, ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है और गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करने दिया जाता। तो पूरी एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। इतनी सतर्कता बरती जा रही है कि पाकिस्तान समर्थित जितने भी आतंकी है उनकी एक भी कोशिश जो है पूरी नहीं हो पा रही है और सारी कोशिशों को भारतीय सुरक्षा बल जो है यहीं पर ही धराशायी कर दे रहे हैं। और इसी तरह की इस कोशिश को श्रीनगर में धराशायी कर दिया गया उस वक्त जब बॉम्ब को डिटेक्ट किया गया और उसके बाद बड़ी एहतियात के साथ इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया। फिर से देखिए 2 तस्वीरें, लगातार इस तरह की साजिश और जैसी जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। जब कॉन्वॉय निकलता है सुरक्षा बलों का तो उससे पहले बेहद सतर्कता बरती जाती है। वो इसलिए क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैठकर, और ऐसे में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जब रोड साइड बॉम्ब लगा दिया जाता है, कोशिश ये की जाती है आतंकियों की तरफ से कि कैसे सुरक्षा बल को टारगेट किया जाए, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यही वजह है कि जब कॉन्वॉय निकलता है उससे पहले सतर्कता बरतते हुए तमाम इलाके को खंगाला जाता है और तब नाकाम होती है इस तरीके की साजिश। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, साजिशों को तो नाकाम किया जा रहा है लगातार, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि जहां जहां से कॉन्वॉय गुजरता है, हम देखें अगर पिछले भी वक्त को, तो इसी तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश होती है। वो बात अलग है कि सुरक्षा बल की मुस्तैदी उन सभी साजिशों को नाकाम कर देती है। देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर कहीं पे भी आईडी ट्रिगर होती है तो सबसे बड़ा जो है सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस से उठाया जाता है कि उनकी आरोपी कहाँ पे थी और उन्होंने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज जो हमने देखा कि लगातार हमने काफी टाइम से देखा, जिस तरीके से संदीप भी बता रहे थे, काफी सारी आईडी डिटेक्ट की गई और उसके बाद कंट्रोल ब्लॉक किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के पास अब ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो इजीली डिटेक्ट करती हैं आईडीज को। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि आईडी को डिटेक्ट किया गया, उसके बाद जो है रेत की बोरियां इर्द गिर्द लगा दी गई और उसके बाद इसको ट्रिगर किया गया और डिस्पोज ऑफ किया गया कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल जो है पुलवामा हमले के बाद ज्यादा एहतियात कर रहे हैं, ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं और साथ ही जो इर्द गिर्द रोड साइड है वहाँ पे पूरी तरह से जांच की जा रही है मशीन्स के साथ। और जो ही कोई अनअटेंडेड बॉक्स भी कहीं पे मिलता है, बैग मिलता है, फौरन उसे समझा जाता है सस्पिशियस और फौरन जो है कॉर्डन किया जाता है एरिया का, और अगर उसमें से कुछ निकलता है तो उसे डिफ्यूज किया जाता है और अगर नहीं तो फिर
वो बैग जो है वहीं कहीं पे रखा जाता है, या किसी ने अगर किसी का खोया हुआ बैग हो तो वो उसे रिटर्न किया जाता है। तो काफी जो है अलर्टनेस है यहाँ पे, और हर चीज को शक की नजर से देखा जाता है कि कहीं इसमें कुछ हो ना। अगर लोग भी कहीं पे अनअटेंडेड चीज देखें, बैग देखें, वो भी सुरक्षा बलों को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने यहाँ पे बैग देखा, इसमें आप देख लीजिए क्या है। तो इस तरह की अलर्टनेस यहाँ पे है, कोई छेड़ता नहीं है अनअटेंडेड बैग को या बॉक्स। शुक्रिया रिफत, शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें कि कितनी बड़ी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को हर बार की तरह वक्त रहते सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर में बॉम्ब मिला था, जब सुरक्षा बल का यहां से कॉन्वॉय गुजरने वाला था, उससे पहले एहतियात के तौर पर तलाशी ली जा रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और इसी बीच बरामद हुआ बॉम्ब जिसको डिफ्यूज कर दिया गया। और अब बात अनलॉक हो रही दिल्ली की। लॉकडाउन में राहत देते हुए दिल्ली में सोमवार से शर्तों के साथ बाजार, मॉल और छोटी दुकानों को खुलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में बाजार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन के नियम के तहत खोले जाएंगे, यानी कि एक दिन ऑड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा दिल्ली में दफ्तरों को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी सोमवार से शुरू होंगी, लेकिन मेट्रो 50% यात्रियों के साथ ही चलेगी। ई कॉमर्स से भी सोमवार से दिल्ली के लोग खरीदारी कर सकेंगे। तो ये धीरे धीरे अनलॉक होती दिल्ली। आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे, और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। सोमवार से दिल्ली में अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद दिल्ली में मार्केट्स और मॉल्स दोनों खुल जाएंगे। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं कि 2 दुकानें यहाँ पर है। ऑड और इवन के बेस पर अब दुकानें खुलेंगी, यानी कि अगर एक दुकान, ये दुकान अगर सोमवार को खुली है तो दूसरी दुकान बंद रहेगी, वो मंगलवार को ही खुलेगी। इस तरीके से ऑड इवन करके 50-50 जो कैपेसिटी है मार्केट की, मॉल्स की, उसमें दुकानें खुलने वाली है। स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन समय को निर्धारित कर दिया गया है। 10 से 8 बजे तक ही तमाम मॉल और तमाम दुकानें खुलेंगी। 50% कैपेसिटी में जो मेट्रो है वो भी चलना शुरू होगी, लेकिन इसके अलावा और किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं है। धार्मिक आयोजनों की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, जो नियम अभी तक चलते आ रहे हैं वही नियम अब भी लागू हैं। 1 हफ्ते का ये अनलॉक का प्रोसेस है, ये देखा जाएगा। अगर मामले इसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से पिछले हफ्ते से बने हुए हैं तो आगे और रियायत दी जा सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गोसाई के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं और आशीष दीक्षित मुंबई से लाइव हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक तो हो रही है, लोगों के लिए राहत भी है, लेकिन तैयारी क्या है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली जो है ये दूसरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, और पहला अनलॉक जो है पिछले हफ्ते किया गया था, जिसमें कि फैक्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको खोला गया था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, उसके चलते जो है अब ये स्पेशल बंदोबस्त जो है किए हैं दिल्ली सरकार ने कि हर किसी के
घर में जो है जो भी लोग ऐसे हैं जो कि काफी दिनों से कामकाज पे नहीं गए हैं या कामकाज उनका बंद पड़ा हुआ है, तो उनको आर्थिक तंगी ना हो, इसके चलते मार्केट जो है वो खोला जा रहा है। खास तौर पर ये ध्यान रखा जाएगा कि जो नियम बनाया गया है कि इवन और ऑड, उसी के तहत जो है इसको सुचारू रूप से खोला जाना चाहिए मार्केट को, मॉल्स को। हालांकि इस पे नजर रहेगी दिल्ली सरकार की कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी है कि एक ही जगह पे दो दुकानें हैं, दोनों दुकानों का मालिक जो है एक ही शख्स है, तो वो भी देखा जाएगा कि कहीं ये दोनों दुकानें इवन ऑड के चक्कर में दोनों तो नहीं खुल रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरे एक हफ्ते पर मॉनिटर किया जाएगा। और साथ में ये भी मॉनिटर किया जाएगा कि जब मार्केट को हम लोगों ने इतना खोल दिया है या 50% मेट्रो को चला दिया है, और उसके बाद फिर जो केसेस हैं, केसेस की संख्या भी देखी जाएगी कि अगर इसके इतने खुलने के बाद अगर केसेस की संख्या बढ़ रही है तो हो सकता है कि कोई नई गाइडलाइन भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये 7 दिन तक इसको मॉनिटर किया जाएगा और मॉनिटर करने के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे दिल्ली को कैसे खोलना। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों की कि वो इस अनलॉक 2 का इस तरीके से ना बेजा इस्तेमाल करें कि वो जो है घरों से बाहर निकलना शुरू कर दें या घूमने जाएं या इस तरीके की किसी भी गतिविधियों में शामिल ना हो। तो ये जो है लोगों के संयम पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, लोगों के संयम पर भी निर्भर करता है कि वो आगे कितनी और छूट चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में बाजारों, मॉल और दुकानों के खुलने का ऐलान होने से लोग खुश हैं। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर उनकी जिंदगी तेजी से पटरी पर लौटेगी और कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। 1.5-2 महीने हो गए जी, 15-20 दिन तो ये था कुछ पैसे थे तो खाया पिया, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, बहुत बुरी हालत हो रही है। लोगों में खुशी भी तो होगी ना आपकी, भाई काम धंधा कुछ तो मिलेगा। घर में बैठे बैठे खाली हो गए, खर्चे पानी सब तरस रहा है। ये हम लोग तो बहुत खुश हैं सर, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। इस दौर में कैसे कैसी जिंदगी गुजारी वो हम ही जानते हैं। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होने के बाद 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कई लेवल लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, जिनके तहत ही छूट दी जाएगी। यानी 5 लेवल में किया जाएगा अनलॉक। पॉजिटिविटी रेट के मुताबिक ये लेवल बने हैं। महाराष्ट्र अब अनलॉक हो रहा है, मॉल रेस्टोरेंट खोलने की छूट मिलेगी। तो 7 जून से ये तैयारी महाराष्ट्र में थिएटर, जिम, इन तमाम चीजों को लेकर भी फैसला हुआ है। सबकी नज़रें मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, उस पर है कि मुंबई किस लेवल पे आता है और यहाँ अनलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से कब शुरू हो पाएगी। देखिए, कमिश्नर साहब इसको लेके ऐलान करेंगे सोमवार से, अभी रविवार का दिन है। लेकिन मुंबई शहर जिस तरह से पॉजिटिविटी है वो 5% से कम है। बेड की उपलब्धता भी 75% से ज़्यादा है। कमिश्नर साहब उसको पूरी तरह से किस तरह से अनलॉक करना है, महानगर पालिका कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकार उनके पास है, तो वो उसको लेकर निर्णय जाहिर करेंगे। और मुंबई से आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जरा बताइए आशीष, वहां पर क्या तैयारी है? महाराष्ट्र बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आया है यहाँ पर कोरोना केसेस, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अनलॉक की तैयारियां क्या है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं बता दूं गायत्री की 5 लेवल पे अनलॉक की प्रक्रिया रखी गई है, जो कि 7 तारीख से लागू होगी। फिलहाल जो है जो नियमावली थी 15 तारीख तक, 15 जून तक बढ़ाई गई थी, वो नियमावली के तहत यहाँ पर जितनी भी दुकानें आप देखेंगे वो सारी बंद हैं। इन्हें बंद रखा गया है। जो अनलॉक की 5 लेवल्स रखे गए हैं उसकी नई गाइडलाइंस जब आएगी तो उसके बाद ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी। सबसे अहम बात यह है कि जो 5 लेवल रखे गए हैं उसमें फर्स्ट लेवल जो है उसमें यानी अगर 5% से पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम है, 25% से तकरीबन 50% तक जो है वो बेड्स और ऑक्सीजन आपके पास उपलब्ध है, हॉस्पिटल उपलब्ध हैं, तो ऐसे में 100% आप सुचारू रूप से जो सेवाएं हैं वो शुरू कर सकते हैं। दूसरे लेवल में मुंबई आता है। मुंबई जो है वो दूसरे लेवल में रखा गया है, यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो रेस्टोरेंट ऑपरेट हो सकेंगे, थिएटर ऑपरेट हो सकेंगे, साथ ही साथ जो जरूरी सामान है वो लोगों के लिए खोले जाएंगे। तकरीबन 4 बजे तक का वक्त होगा जब तक लोग दुकानें खुली रहेंगी। सबसे पहले 7 बजे से 11 बजे तक का वक्त रखा गया हुआ था, फिर ये वक्त जो है 1 बजे तक बढ़ाया गया हुआ था और अब तकरीबन 4 बजे तक वो खुली रहेंगी। इस दरमियान जो सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाएंगी, लेकिन लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से अभी भी बंद रखा जाएगा आम लोगों के लिए। केवल सरकारी कामकाज से जुड़े हुए कर्मचारी ही जो है वो लोकल ट्रेनों का फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि उन्हें यात्रा करनी होती है, सरकारी काम है उनके लिए। एसेंशियल सर्विसेज में
जो कैटेगरी है उसको जो है लेकर अब बीएमसी कमिश्नर जो है वो नई गाइडलाइंस जारी करेंगे कि अगर लेवल 2 में मुंबई आता है तो ऐसे में किस तरह से जो लोग हैं उनको सुविधाएं दी जाए। और आशीष, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। 7 जून से महाराष्ट्र में भी अब छूट देने की तैयारी, लेकिन 5 चरणों में छूट के लिए व्यवस्था रखी गई है। 5 लेवल में किया जाएगा महाराष्ट्र अनलॉक। और आइए बढ़ते आगे। बिहार के गोपालगंज में एक शादी समारोह में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में लोग ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, दूल्हा भी राइफल से फायरिंग करते हुए नजर आया, जबकि उस वक्त मंच पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। कोरोना में शादी समारोह में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है और इसके बावजूद लोगों की भीड़ शादी में दिखाई दी, जिसमें से कई लोग बंदूक और राइफल से फायरिंग करते नजर आए। 48 31 किसी भी शुभ अवसर पर 48 31 किसी भी शुभ अवसर पर 48 31 किसी भी शुभ अवसर पर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फायरिंग की गई। न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया गया, कानून का उल्लंघन हुआ, बल्कि भीड़ आप देख सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि भले ही अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इस सब के बावजूद बिहार में भी नियम अभी यही है कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शादी में किस तरीके से फायरिंग हुई। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, शादी में लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए, राइफल से फायरिंग करते दूल्हा दिखाई दिया। कई लोग मंच पर मौजूद थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चंद्रमोहन, ये कानून की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हुआ, ये हुआ कैसे? क्योंकि अभी बिहार में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए गोपालगंज के जादवपुर से सटा हुआ बाबू बिशनपुर गांव है, वहीं पर एक शादी समारोह की यह तस्वीर है, जहां पर तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और साथ ही जो दूल्हा बैठा हुआ है वो खुद फायरिंग कर रहा है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद जो गोपालगंज के एसपी हैं उन्होंने जांच का आदेश दिया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिहार में लॉकडाउन है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ चीजों में छूट दी गई है, लेकिन इस तरह से शादी समारोह में बिहार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे और यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। और जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर गाने बज रहे हैं, जो लोग हैं वहाँ पर डांस कर रहे हैं और फायरिंग किया जा रहा है। तो ये भी जांच की जा रही है कि आखिर ये हथियार यहाँ पर कैसे लाए गए, क्या ये वैध हथियार है या अवैध हथियार है। और साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पर लोग कैसे पहुंचे और किस तरह से इनको इजाजत मिली थी, या फिर इन्होंने अपने मन से यहाँ पर सैकड़ों लोगों को बुला लिया था और उसके बाद शादी समारोह का आयोजन हुआ। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। चंद्रमोहन, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर धीरे धीरे अनलॉक करना है बिहार को, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी। अब बिहार में कुछ छूट तो शुरू हुई है, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो न सिर्फ कानून का मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी की यह तस्वीर है जहां पर शादी समारोह में सैकड़ों लोग एक साथ पहुंच गए और उसके बाद वहां पर फायरिंग किया गया और दूल्हा भी फायरिंग कर रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों को एक साथ आने की इजाजत नहीं है और खासकर शादी समारोह में अगर जाना है तो उसमें जिला प्रशासन के इजाजत के बावजूद आप नहीं जा सकते हैं। ऐसे में आप इस यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग कैसे पहुंचे और क्या इस शादी के लिए परमिशन लिया गया था या नहीं लिया गया था, इस पूरे मामले की भी जांच चल रही है। बिहार में कुछ अनलॉक तो जरूर हुआ है, लेकिन उसका भी वक्त सीमित किया गया है कि कब तक खुली रहेंगी और ऑड इवेंट की तरह इस पूरी तरीके से लागू किया गया है कि 3 दिन दुकानें किसी और चीज की खुलेंगी और 3 दिन दुकानें किसी और चीज की खुलेंगी। ऐसे में शादी समारोह में एक साथ सैकड़ों लोगों को आने की इजाजत नहीं है, इसलिए इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच चल रही है और पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन ये जो बाद की कार्रवाई वाली पॉलिसी है, प्रशासन को उसको चेंज करना होगा चंद्रमोहन, क्योंकि बिहार में भी
हालात बिगड़े थे, वो बात अलग है। अब धीरे धीरे चीजों को अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन ये बात लोगों को भी समझनी होगी कि अगर आगे भी छूट चाहिए तो फिर संभल कर चलना होगा, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही होगा। और देखिए यहाँ पर दो चीजों का उल्लंघन हुआ। एक तरफ हर्ष फायरिंग की गई, जबकि हर्ष फायरिंग को लेकर सख्ती है, इसके बावजूद भी ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दूल्हा भी फायरिंग करता हुआ नजर आया, तो वहीं इस समारोह में मौजूद कुछ लोग भी फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। सैकड़ों लोग इस समारोह में मौजूद थे और जमकर उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शादी में फायरिंग, दूल्हे ने भी इस बीच हर्ष फायरिंग की। भीड़ के बीच देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए और वहीं इन्होंने कोरोना नियम का भी जमकर मखौल उड़ाया। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, लेकिन ये बाद में कार्रवाई की पॉलिसी को चेंज करना होगा प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बिहार में भी हालात काबू में आए हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, जब देखिए हालात बिहार में बिगड़े थे तो 15,000 से ज्यादा प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे थे और यही वजह है कि उस पर लगाम लगाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन किया गया, जिसमें शुरू दौर में पूरी तरीके से लॉकडाउन था और चौक चौराहों पर पुलिस के जवान और जो अधिकारी हैं वो तैनात थे। रोको टोको अभियान के तहत किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी और जो लोग भी निकल रहे थे वो बिना परमिशन के बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में लोगों को, आपको और हमको और आम लोगों को भी यह समझना होगा कि अगर अनलॉक की तरफ बढ़ना है और कोरोना पर काबू पाना है तो इस तरह के आयोजन से उनको जरूर परहेज करना होगा। ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले को देख रहा है। हाँ, ये जरूर हुई है गलती प्रशासन की ओर से कि यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुंचे और प्रशासन को क्या सूचना नहीं मिली कि उस समय कार्रवाई की जा सकती थी, या फिर जब यहाँ पे शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था उस समय अगर पुलिस चाहती, प्रशासन चाहती तो शायद रोक लगाया जा सकता था। इतने लोग एक साथ एक संख्या में नहीं पहुंच सकते, एक बार नहीं पहुंच सकते। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, लेकिन अभी साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि ये वीडियो आया है, उसके बाद से पूरे मामले की जांच हो रही है और उनको पहले जानकारी नहीं चल पाया था। अगर उनको पहले जानकारी मिली होती तो शायद इतने संख्या में लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। और साथ ही कोरोना नियम का जो गाइडलाइन है उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई है और हथियार की भी जांच हो रही है कि जो हथियार यहाँ पर पहुंचा था किस तरह से और कैसे पहुंचा। तो पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल जरूर है कि प्रशासन बने रहिए और इसीलिए मैंने ये कहा कि ये जो बाद में कार्रवाई करने वाली पॉलिसी है इसको चेंज करना होगा। एक बार फिर से ये दो तस्वीरें देखिए। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि समारोह में लोग इकट्ठा हुए, मसला दरअसल ये भी है कि कानून का जमकर मखौल उड़ाया, हर्ष फायरिंग भी हुई, कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया और उससे भी ज्यादा गंभीर बात ये है कि भले ही बिहार में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सोचिए अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति इस समारोह में पहुंच जाता है तो फिर ये तमाम लोग जहां जहां पहुंचेंगे वहां पर संक्रमण फैलाएंगे। यानी अब मुश्किल से कंट्रोल में हालात आए हैं और उसके बाद एक बार फिर से ना बिगड़ जाएं, उसकी आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में न सिर्फ लोगों को समझना होगा बल्कि समझना होगा जनता को भी, लोगों को भी समझना होगा, साथ ही प्रशासन को भी समझना होगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कैसे कोरोना हारेगा अगर इसी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। किसी भी शुभ अवसर पर 48 31 किसी भी शुभ अवसर पर 48 31। चंद्रमोहन, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि पॉलिसी को चेंज करना होगा। बाद में तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सोचिए अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति इस बीच दिखाई देता है, पाया जाता है, वो कहां तक संक्रमण फैलाएगा। बड़ी मुश्किल से जो हालात काबू में आए हैं एक बार फिर से वही हालात बनेंगे। ऐसे में प्रशासन की मुस्तैदी बहुत जरूरी है और जरूरी है कि किसी एक शख्स की जिम्मेदारी तय हो प्रशासन में कि अगर इस तरह का मामला सामने आता है, ढिलाई बढ़ती जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं शादी समारोह में, अगर कोई एक भी व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित अगर निकलता है तो यह जरूर है कि उससे जितने लोग संपर्क में आए होंगे वो संक्रमित हो सकते हैं। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन अगर या पहले उनको सूचना मिल गई रहती या प्रशासन के लोग अगर मुस्तैद रहते
तो शायद इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग एक बारात में नहीं पहुंचते और इस तरह से हर फायरिंग वहां पर देखने को नहीं मिलती। जो प्रोटोकॉल बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 20 से ज्यादा लोग एक शादी के आयोजन में नहीं जा सकते हैं और उसके लिए जब तक जिला प्रशासन की ओर से आदेश नहीं मिलता है, जब तक इनकी तरफ से उस शादी समारोह की इजाजत नहीं मिलती है, तब तक लोग नहीं जा सकते, शादी नहीं हो सकती है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे और फिर किस तरह से यहाँ पर हर्ष फायरिंग की गई है, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन की तरफ से चूक हुई है। अगर यह पहले जानकारी इनके पास पहुंच गई रहती तो शायद यह नौबत नहीं आती। क्योंकि जिनको नियमों की धज्जियां उड़ानी है वो उड़ाएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी फिर प्रशासन की बनती है कि ऐसे नियमों की धज्जियां ना उड़ाई जाए और ऐसे लोगों पर सख्ती हो। एक तरफ सरकार लोगों को राहत देते हुए लॉकडाउन में ढील दे रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। दो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां पर एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तलवार से केक काटा। जबकि दूसरी तस्वीर आप दिल्ली के पास गाजियाबाद की देख रहे हैं। वहां पाबंदी के दौरान 100 से ज्यादा लोग एक स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। इन लोगों ने ना तो कोरोना नियमों का ध्यान रखा और ना ही अपनी जान की परवाह की। ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से चौंकाने वाले इस वीडियो के बारे में। असल में एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने जन्मदिन के जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तलवार से केक काटा, जबकि दूसरा लड़का पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ नजर आया। इससे पहले गाड़ी की छत और बोनट पर कुछ केक रखे गए। इसके बाद गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर ये जश्न में डूब गए। खबर यह है कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलिया में ताक पर किस तरीके से नियम रखे गए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड़कों ने तलवार से केक काटा, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तो अनलॉक पूरी तरीके से हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में भी, और इस सब के बीच किस तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो नियमों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और कुछ इसी तरीके का मामला बलिया में उस वक्त देखने को मिला जब एक शख्स की तरफ से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि लोग आखिर समझने को तैयार क्यों नहीं है। अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग और हो जो वीडियो में ना आए हो, तो जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी असलाह बरामद नहीं हो सका है और बरामद होगा तो जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया तो अवैध असलाह होती है। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर दरअसल दिल्ली के पास गाजियाबाद की है, जहां पर पाबंदी के बाद भी 100 से ज्यादा लोग एक स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते इन लोगों की खबर जब प्रशासन को हुई तो पुलिस की एक टीम ने वहां छापेमारी की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने इस मामले में स्विमिंग पूल को सील करते हुए उसे चलाने वाले एक आदमी को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाजियाबाद में भी नियम टूट गए। एक स्विमिंग पूल में भीड़ की भीड़ जुट गई। गाजियाबाद में पाबंदी है, 100 से ज्यादा लोग एक स्विमिंग पूल में इस बीच नहा रहे हैं, तो सवाल इन लोगों पर भी और सवाल प्रशासन पर भी। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते इन लोगों की खबर हालांकि जब प्रशासन को हुई तो पुलिस की एक टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन मुस्तैदी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके और भीड़ इकट्ठा ना हो। हालांकि जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो भगदड़ मच गई। स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया और स्विमिंग पूल चलाने वाले एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने क्या कहा ये सुनवाते हैं आपको। बॉर्डर क्षेत्र में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है इस समय लॉकडाउन के टाइम पर। तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई और संचालक है तो पकड़ लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
उधर मध्य प्रदेश के रतलाम से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कोरोना संकट के बीच एक शहर में भीड़ के साथ धार्मिक यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन ने वहां के पटवारी और सचिव को सस्पेंड कर दिया ताकि कोरोना संकट में इस तरह के आयोजन करवाने वाले सावधान हो जाएं। रतलाम के बरबोदना गांव से ये तस्वीरें सामने आई जब सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई और इस यात्रा की अगुवाई एक बड़े से रथ से की गई, जिसके आसपास भी अच्छी खासी भीड़ दिखी। इस घटना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उसने बरबोदना गांव की सीमाओं को सील कर दिया। साथ ही इस कार्यक्रम के 10 से ज्यादा आयोजकों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कलश यात्रा में शामिल हुए। बड़ी संख्या में उमड़े इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे कोरोना को मात देंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रथ को जो लोग संचालित कर रहे थे वो भी बड़ी संख्या में थे और पीछे आ रही थी जबरदस्त भीड़। सैकड़ों की संख्या में ये लोग इस रथ यात्रा में शामिल हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के महासचिव बने अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी में उनका कद बढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं अभिषेक बनर्जी। बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को टीएमसी की तरफ से संगठन में उनके कद को बढ़ा दिया गया है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जिनको महासचिव बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय महासचिव बने हैं अभिषेक बनर्जी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी के महासचिव बने हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनका कद बढ़ा दिया गया है संगठन में। और जो जिम्मेदारी दी है वो दी है राष्ट्रीय महासचिव की। संगठन में अभिषेक बनर्जी का बड़ा कद, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जिनका कद बढ़ा दिया गया है संगठन में। उनके कद को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को मिली है। तो एक तरफ टीएमसी की जबरदस्त जीत पश्चिम बंगाल में और उसके बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संगठन में जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ा दिया गया है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनके कद को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है अभिषेक बनर्जी को। आशिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, सवाल तो पहले से ही पूछा जा रहा था कि टीएमसी की जो जबरदस्त जीत हुई है, विपक्ष भी ये कह रहा था कि अभिषेक बनर्जी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से। अब इस रूप में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को बिल्कुल के साफ है और साफ कर दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से भी कि अभिषेक बनर्जी ही उनके उम्मीदवार उनके बाद जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के वही होंगे। ये तो साफ है कहीं ना कहीं संदेश। तो इसको देखते हुए आज जो ये संगठन की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। युवा के जो अध्यक्ष अभी तक हुआ करते थे अभिषेक बनर्जी, वो वहां से पदत्याग किया है क्योंकि पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लेने का निर्णय लिया है। तो युवा का अध्यक्ष सैनी घोष को बनाया गया है। उसी वक्त अभिषेक बनर्जी को प्रमोट करते हुए उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो ये बड़ी जो है पहल है टीएमसी की तरफ से ये साफ करने की कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई ताकत रखता है पार्टी में तो वो अभिषेक बनर्जी ही है। बिल्कुल, और ये शायद सही समय लगा ममता बनर्जी को, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जबरदस्त जीत तो दर्ज की है, लेकिन टक्कर भी बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तरीके से मिली। इस सब के बीच ममता बनर्जी को ये लगा कि ये सही समय है अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने का। इस तरह का आरोप दरअसल बीजेपी लगातार लगाती रही है टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी क्योंकि टीएमसी के प्रमुख हैं, तो उन पर यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता रहा है कि कहीं ना कहीं जो गोटियां हैं वो अभिषेक बनर्जी के लिए सेट की जा रही हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना दिया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। संगठन में उनके कद को बढ़ा दिया गया है।